आनुवंशिकता एवं जैव विकास भाग 2 ये दूसरा सेक्शन है। आज इसमें हम बात करेंगे कि आनुवंशिकता और जैव विकास का आपसी संबंध क्या है। कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए है, जीव विज्ञान से लिया गया है और चैप्टर 9 है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जानते हैं जाति उद्भव क्या है। जाति उद्भव तमाम तरह की विभिन्न जातियां आपको दिखाई देती हैं। अब जाति का सेंस क्या है? यहाँ जाति का सेंस है जीवों से। तो जीव जो है अलग अलग जाति के होते हैं, जैसे कोई तोता है, कोई कौवा है, कोई उल्लू है, कोई बत्तख है, कोई मोर है। तो ये क्या है? ये अलग अलग जाति के जीव हैं। तो इन जाति का उद्भव कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, क्या भिन्नताएं हैं, ये तमाम चीजें हम इसमें जानते हैं और समझते हैं। तो यहाँ जाति शब्द विभिन्न जीवों के लिए प्रयोग किया गया है, जिसे स्पीसीज भी कहते हैं। जहां भी स्पीसीज शब्द आएगा वहां आप जाति समझिएगा। जाति का मतलब यहाँ हिंदू और मुसलमान नहीं है, ठीक है? तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ उद्भव शब्द का अर्थ उत्पत्ति या जन्म से है। जीवों के जन्म या उदय किस प्रकार हुआ, यह जानने की जिज्ञासा ही जाति उद्भव कहलाता है। अब दो शब्द आपके पास हैं, दोनों का अर्थ आपको पता चल गया कि यहाँ जाति किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में जितने भी आसपास जो जीव जंतु हैं उनके लिए, उनके विशेष समूह के लिए जाति शब्द का प्रयोग किया गया है। उद्भव शब्द का प्रयोग उत्पत्ति के लिए किया गया है, अर्थात उनके जन्म से लेकर उनमें होने वाले समस्त बदलावों को देखा जाए तो वह उद्भव की एक सफर, उद्भव की एक यात्रा को बताता है। तो हर मनुष्य के अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि आखिर इसका जन्म कैसे हुआ, जन्म क्यों हुआ, इसका वजह क्या है और जन्म का कारण क्या है। ये तमाम बातें, ये सब बातें जब इंसान सोचता है तो वह जिज्ञासा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी जानने की इच्छा। जानने की इच्छा, किसी भी जाति समुदाय के बारे में जानने की इच्छा जो होती है वही क्या कहलाती है? जाति उद्भव कहलाती है, ठीक है? तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, कुछ चीजों को अगर हम देखें तो जरा आप एक नजर दौड़ाइए। मनुष्य का जन्म कब हुआ? ये प्रश्न अगर आपके पास आए कि मनुष्य का जन्म कब हुआ, मनुष्य कितने हजार वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई या इसकी शुरुआत हुई। आज का जो मनुष्य है, आज का जो मानव है, वह जो है जिस तरह से दिख रहा है, क्या वास्तव में पहले भी ऐसे ही मनुष्य हुआ करते थे या कुछ इसमें बदलाव था? तो जब हम इन बातों पर नजर डालते हैं तो हमें अपने पूर्वजों की चीजें समझ में आती हैं कि पहला जब हम शब्द लेते हैं आदि मानव। आदि मानव का मतलब एक ऐसा मानव जो बिल्कुल असभ्य था, उसे किसी भी चीज की जानकारी नहीं थी, ना तो भाषा का ज्ञान था, ना तो रहन सहन का ज्ञान था और ना ही आग वगैरह की ज्ञान था। यानी वह बिल्कुल, हम कह सकते थे कि उस समय के जो ये जीव थे, मानव जीव, वो खाना बदहोश जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि हमें कपड़े पहनने हैं, उन्हें ये भी नहीं मालूम था, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। और फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ यह सफर आगे बढ़ा और आज वर्तमान समय में इंसान बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। लेकिन पहले जहां जीवों की उत्पत्ति देखिए, आदि मानव की स्थिति देखिए, तो वो बिल्कुल जो है वह क्या, एक जानवर के जैसे दिखाई देते हैं, एक बंदर के सदृश दिखाई देते हैं, जो हमारे सफर की कहानी को बताते हैं। हमारे चारों तरफ अनगिनत जीव पाए जाते हैं। इनके जैविक लक्षण व समानता के आधार पर इन जीवों को अलग अलग श्रेणी में रखना ही जीवों का वर्गीकरण कहलाता है। जैसे जितने भी जीव हैं उन्हें उनके रहन सहन के आधार पर हमने 3 भागों में डिवाइड किया। यानी जो जितने भी जीव वैज्ञानिक हुए उन्होंने समस्त जीवों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कौन सा? जलचर, यानी वे जीव जो जल में रहते हैं। थलचर, थल मतलब होता है पृथ्वी, वे जीव जो पृथ्वी पर निवास करते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, ये क्या है? थलचर है। जलचर क्या हो गया? अब जलचर मछली हो गई, मछली के अंदर पानी के अंदर रहने वाले समस्त जीव जलचर कहलाएंगे। दूसरा हो गया नभचर। नभचर का मतलब होता है आकाश में रहने वाले।
आकाश में भी बहुत से जीव होते हैं, उन्हें हम नभचर कहते हैं। तो इनके स्थिति के आधार पर, इनके स्वभाव के आधार पर हमने क्या किया, यानी हमने एक का मतलब यहाँ क्या, जीव विज्ञान शास्त्रियों ने जलचर, थलचर और नभचर में विभाजित कर दिया। तो जब भी जीवों के विकास और वर्गीकरण की बात आएगी तो उनके सबसे पहले रहन सहन की बात आएगी। ये कैसे रहते थे, ये पहले कैसे दिखते थे, ये क्या करते थे, इनका रहन सहन कैसा था, क्या वास्तव में ये आज के मनुष्य से और पहले के मनुष्य में कितना अंतर है। तो शायद जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। स्क्रीन पे कुछ इमेज आपको दिखाई दे रही है, जो पहले के मानव थे उन्हें आप देख लीजिए और आज का जो मानव है इन्हें आप देख लीजिए। इन सब में एक डिफरेंस जरूर आपको नजर आएगा और जैसे जैसे वक्त बदला यह परिवर्तन और भी बदलता हुआ दिखाई दिया। तो जीवों का विकास और वर्गीकरण के संबंध में जब भी इस तरह की बात आए तो आप ये कह सकते हैं कि जीवों के विकास का दौर ही क्या कहलाता है, विकास, जीवों के विकास का दौर और उनमें होने वाले परिवर्तन के आधार पर ही इन्हें वर्गीकृत किया गया है, इन्हें विभाजित किया गया है, इनके गुण और अवगुणों को समायोजित किया गया है। ओके, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और इसके बाद से हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा विकासीय संबंध क्या है। अब देखो विकासीय संबंध क्या है, आप स्क्रीन पे कुछ इमेज दिखाई दे रही है, आप समझिए। अगर हम मानव को एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं तो यहाँ पर जो कुछ इमेज आपको दिखाई दे रहा है ये आदि मानव है, आदिकाल के मानव है। आज के मानव से अगर इन्हें कंपेयर करेंगे तो शायद अगर झटके से आप देख लें या आज का मानव इन्हें देख लें तो वह कुछ क्षण के लिए डर जरूर जाएगा। तो विकासीय संबंध की जहां भी बात आएगा तो इनमें होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जीवों के विकास के क्रम को ही विकासीय संबंध कहते हैं। एक बात हमेशा यहाँ याद रखना है, जीवों के विकास के क्रम को ही क्या बोलते हैं, विकासीय संबंध कहते हैं। वातावरण में जितने भी जीव पाए जाते हैं उनका एक अपना विकास क्रम रहा है और इस विकास में अपना एक अनूठा संबंध भी रहा है। जैसे वर्तमान मानव और मानव के पूर्वज का आपसी संबंध विकास व परिवर्तन का प्रमाण देता है। तो आज के मानव को आप देख लीजिए और स्क्रीन पर जो दिए गए मानव हैं ये भी आदि मानव हैं, इनकी एक स्थिति को देख लीजिए, आपको बखूबी समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है। तो ये दोनों के बीच के अंतर को क्या दिखाता है, परिवर्तन। यानी पहले आप देखेंगे तो पहले के जो आदि मानव थे उन्हें कपड़े का कोई भी ज्ञान नहीं था, उन्हें नहीं मालूम था कि कपड़े कैसे पहनते हैं, ना तो पैंट समझते थे, न जीन्स समझते थे, न वह धोती समझते थे, न कुर्ता समझते थे, ऐसा कुछ भी नहीं। वजह क्या था, क्योंकि प्रकृति में वो जिस तरह से रहते थे, प्रकृति में को ही अपना वह लिबास बनाते थे और उनका कोई निश्चित स्थान भी नहीं था। जैसे आज लोगों के पास क्या है, मकान है, रहने के लिए जगह है, लेकिन इनके पास कोई जगह नहीं था। ये जंगलों में रहते थे, ये खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ तक कि इनके लिए कोई न तो इन्हें खेती का ज्ञान था, न तो इन उस समय आग का इन्हें ज्ञान था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला इन सभी चीजों की जानकारियां होती गई और मनुष्य क्या हुआ, धीरे धीरे सभ्य होता गया। तो डियर स्टूडेंट, एक बात तो क्लियर है कि मनुष्य जो है आज के समय का सबसे सभ्य प्राणी माना जाता है और एक ऐसा प्राणी जो सोचता है, समझता है और कुछ कर गुजरने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर हम जानवरों की बात करें, ऐसे बद्ध जीवों की बात करें जो ना तो समझते हैं और ना तो कुछ, उनका जीवन एक अलग ही धुरी पर चलता रहता है। तो विकासीय संबंध का जो संबंध है वह किससे है, विकास, परिवर्तन और होने वाले बदलाव। ये दर्शाते हैं और ये प्रमाण देते हैं कि किस तरह से इस जाति का विकास हुआ और आज का जो यह जीव है, आज की जो जाति है, वो क्यों इस तरह से दिखाई दे रही है। तो ये जिज्ञासा ही हमें हर चीज को जानने के लिए विवश कर देता है और जिसके हिसाब से हम इन सब चीजों के खोज में लग जाते हैं। आई होप कि विकासीय संबंध को आप समझ पा रहे होंगे। अब बात करेंगे जीवाश्म क्या है। जैसे जीवाश्म का, इसमें दो शब्द है, जीवाश्म को सबसे पहले समझने का प्रयास करिए। जीवाश्म का अर्थ क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी हम जीवाश्म की बात करते हैं तो जीवाश्म दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है जीव और दूसरा होता है अस्म। इसका मतलब है अवशेष, जीव और अवशेष।
जीव का जो अवशेष बच गया, यानी उसकी मृत्यु के बाद जो उसका प्रमाण देता हो, उसे ही क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। जैसे बहुत से ऐसे जीव हुए, जैसे आप एक एग्जांपल में बताऊं, डायनासोर का नाम सुना है। डायनासोर कभी हुआ करते थे और उनका प्रमाण हमें किससे मिला? जीवाश्मों से मिला। अब जीवाश्म क्या है, इन शब्दों को जरा समझिए। जीवाश्म का शाब्दिक अर्थ होता है जीवों का अवशेष। क्या होता है शाब्दिक अर्थ? जीवों का अवशेष। और जीवों के अवशेष को ही हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा और इसको हम समझते हैं भाषा में। यदि कोई मृत कीट गर्भ मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तथा उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित हो जाए, तो जीव के इस प्रकार के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। जैसे डायनासोर का जो प्रमाण मिलता है वह जीवाश्मों के आधार पर ही मिलता है, क्योंकि वह जीवाश्म जो जीवों के अस्तित्व का प्रमाण देते हैं, यानी जीवाश्म जो होते हैं जीवों के अवशेष होते हैं और वो किसी न किसी स्वरूप में होते हैं। या तो वो मिट्टी में दबे मिलेंगे या तो पत्थरों में उनकी छवि मिलेगी। कहीं न कहीं यह वह देखा गया, जिससे आज के वैज्ञानिक और आज के जीव शास्त्रियों ने और जो खोज विज्ञान के शास्त्री हैं वह इस बात को समझते हैं कि यह जीवाश्म है और इस तरह के जीव का कोई अस्तित्व रहा है हमारे इस पर्यावरण में। ठीक है, तो जीवाश्म का सीधा सा अर्थ आप समझिएगा, जीवों का अवशेष। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं जीव विकास के चरण। जब जीव विकास के चरण की हम बात करते हैं तो जीव विकास कैसे ये विकास किया, कैसे ये डेवलप किया, तो कई बातें हमारे सामने आती हैं। इस समय यह मानव क्या किया, जीव ने या जाति ने आग का आविष्कार कर लिया। अब आग का आविष्कार किया तो फिर भोजन के लिए जिस तरह से वो प्रकृति पर निर्भर था, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। असभ्यता यहाँ भी थी लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। अब ये अपने भोजन को पका के खाने लगे। अपने भोजन में इन्होंने आग का सहारा लेना शुरू किया, तो धीरे धीरे यह चरण जो है बढ़ता गया। यानी हम कह सकते हैं कि जो आवश्यकताएं हुआ करती थी उन आवश्यकताओं के आधार पर विकास के क्रम को देखा जाता है। अब इसे हम कह सकते हैं जीवों में अंगों का विकास और उसमें परिवर्तन को विकास के चरण के नाम से जाना जाता है। दो बातें याद रखिए, जीवों में अंगों का विकास और उसमें परिवर्तन को विकास का चरण के नाम से जाना जाता है। जैसे मानव का विकास और अंगों में परिवर्तन विकास के चरण को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलेंगे। मानव विकास को आप एक नजर में देखिए तो आप समझ पाएंगे कि आज का मानव और पहले के मानव में कितना डिफरेंस है। ये जितने भी बदलाव हुए, जितने भी परिवर्तन हुए, वह हमें क्या बताते हैं? विकास की कहानी को बताते हैं। मनुष्य के जन्म से लेकर अब तक हुए सभी परिवर्तन मानव विकास के अंतर्गत आते हैं। जैसे जीवाश्म हो गया। जीवाश्म क्या बताते हैं? जीवाश्म ये बताते हैं कि इस जीव का अस्तित्व हुआ करता था, आज लेकिन यह जीव विलुप्त हो चुका है, यह दिखाई नहीं देता है। डीएनए क्या बताते हैं? डीएनए जो है उस जाति विशेष समुदाय की तरफ इशारा करता है और यह कहता है, यह प्रमाण देता है कि इस तरह के जीव भी हुआ करते थे और आज भी कुछ ऐसे जीव हैं। वह समय परिवर्तन, जीवाश्म हो गया, डीएनए और समय परिवर्तन। समय परिवर्तन के साथ अंगों में बदलाव हुआ। अब जरा स्क्रीन पे आप देख पाएंगे कि पहले का आदि मानव किस तरह से वह चला करता था, यानी उसकी गति किससे होती थी। थोड़ा सा वक्त बदला, थोड़ा और उसकी गति में बदलाव हुआ, थोड़ा सा और वक्त बदला और धीरे धीरे बदलाव होता गया और फिर परिणाम क्या मिला? वर्तमान समय के मानव के रूप में यह विकास क्रम अपने आप को आधुनिक मानव के रूप में प्रस्तुत किया। तो ठीक इसी तरह से जो जीवों में विकास का क्रम होता है, किस तरह से परिवर्तन हुआ। अब देखो, पहले के समय जो आदि मानव थे उनमें पुच्छ कशेरुका हुआ करती थी, जिसे हम पूंछ भी कहते हैं। वक्त के साथ साथ उपयोग न होने के कारण धीरे धीरे वो चीजें समाप्त होती गईं और आज के मनुष्य में सिर्फ पुच्छ कशेरुका का एक अवशेष दिखाई देता है, छोटा सा अवशेष दिखाई देता है, लेकिन वह लंबी पूंछ धीरे धीरे समाप्त हो गई। अर्थात जीव वैज्ञानिक शास्त्रियों ने इस बात को माना कि जीव में या जीव जातियों में जिस अंगों का प्रयोग बहुत अधिक होगा वह अंग विकसित होते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे और सुदृढ़ होते जाएंगे। लेकिन जिन अंगों का काम कम होता जाएगा,
बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा, वह आने वाले समय में ऐसे अंग क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो मानव के विकास की ये पूरी कहानी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे और जान चुके होंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर का सीरीज होगा वह चलेगा, उसमें आपको जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आपके टेक्स्ट बुक के, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।